कौन देखता है यार, वो तो ऐसे ही कर देते हैं जो आता है। ठीक है, तो देखो हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पहला चैप्टर, ठीक है ना, 12th का पहला चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड क्या फील्ड, ठीक है ना, वैद्युत आवेश और क्या क्षेत्र, ठीक है ना। इसमें इसको हमने 5-6 टॉपिक में डिवाइड किया है, ठीक है। इसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक हो सकते हैं, जितनी जरूरत थी मैंने किया। जैसे पहला टॉपिक था चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है ना, चार्ज के बारे में बताएंगे, आवेश के बारे में बताएंगे और इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो भी प्रॉपर्टीज है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा है कूलम्ब्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये सब वेक्टर के लॉजिक पे सॉल्व होगा। ये जो है ना, ये कूलम्ब्स लॉ और क्या बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ और ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसको वेक्टर आएगा वही कर पाएगा भाई, ध्यान रहे, जिसको वेक्टर आएगा यही तो कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तीसरा है टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड इंटेंसिटी एंड इट्स सुपरपोजिशन। ये भी टॉपिक कैसे क्लियर होगा, इस पे क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते हैं, कैसे टैकल कर पाओगे, जब आपको वेक्टर आएगा। इस टॉपिक को करने के लिए वेक्टर का होना बहुत जरूरी है। और ये चौथा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता ही है, वेक्टर के लॉजिक पे है। डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था ना, डॉट प्रोडक्ट आएगा तो ये आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। अब ये देखिए, अब हम अगला जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5 कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। मतलब जो हम ये पढ़ेंगे इसका क्या एप्लीकेशन पार्ट है। और जो मेरा लास्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। डाइपोल का मतलब होता है, हम समझाएंगे क्या है, दो पोल हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है ना। और इसी डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या क्या उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्या क्या फोर्स लगेगा, कैसे घूमेगा, ठीक है ना। टॉर्क के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक रहा, ठीक है। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। मिटा दो, सबने नोट कर लिया? ओके, अब ध्यान से देखो, एक एक करके मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चार्ज, जिसको बोलते हैं आवेश। क्या है? आवेश। ये क्या है? आवेश और इसकी प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आवेश, जिसको बोलेंगे चार्ज। क्या होता है भाई चार्ज? बताओ चार्ज क्या होता है? चक, झूठ बोलता रहा। ध्यान से सुनिए, चार्ज क्या होता है, ठीक है ना। जैसे कोई भी बॉडी देखते होगे ना, कोई भी वस्तु हमेशा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का क्या मतलब है? न्यूट्रल का क्या मतलब है? उदासीन होता है। क्या होता है? क्लियर? न्यूट्रल। कोई भी बॉडी अगर लोगे, कोई भी अगर वस्तु ले रहे हो, ध्यान से देखना, कोई भी बॉडी अगर ले रहे हो तो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अच्छा, इस न्यूट्रल का क्या मतलब है? बताओ, न्यूट्रल का क्या मतलब है? न्यूट्रल का मतलब ये है, समझना, कंसेप्ट को सीखना। न्यूट्रल का मतलब ये है, जैसे मान लो ये बॉडी न्यूट्रल है, ये बॉडी न्यूट्रल है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बराबर होगा। मतलब इसको इस ढंग से समझो कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे? इस बॉडी को क्या बोलेंगे? ये बॉडी उदासीन है। क्या है? उदासीन है। कोई डाउट तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो ये रहा न्यूट्रल का मतलब। अब ध्यान से समझो, एक और पॉइंट मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर मैं तुमसे कहूं, ध्यान से देखना, कि दो बॉडी हैं, सब लोग मीनिंग समझेंगे भाई, ठीक है ना। ये कंसेप्ट है फिजिक्स का, ठीक है। ये दोनों बॉडी न्यूट्रल है। दोनों बॉडी क्या है? न्यूट्रल है। दोनों बॉडी न्यूट्रल है। ध्यान से समझो, दोनों बॉडी क्या है? न्यूट्रल है, ठीक है ना। दोनों बॉडी क्या है? न्यूट्रल है।
इस पे इसका मास, दोनों का मास अगर मान ले m, क्या मान लिया, माना इसका द्रव्यमान कितना है m और इसका भी द्रव्यमान कितना है, दिक्कत नहीं है ना, गॉट माय पॉइंट। फील करना इस चीज को, दोनों का मास इक्वल है, दोनों पे नेट चार्ज शून्य है। नेट चार्ज समझ में आ रहा है? नेट चार्ज का मतलब पहले हम ये कहें कि एन पी बराबर क्या है, एन ई। लाइट आ गया भाई। एन पी बराबर क्या है, ध्यान से समझो लॉजिक, ठीक है भाई, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। हमने क्या किया, सुनना ध्यान से, हमने क्या किया, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाला। क्या किया, यानी अगर मान लो इसको ए है, आई का हो, ए से इलेक्ट्रॉन निकाला और बी में रख दिया। लॉजिक समझ बच्चा, गॉट माय पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दैट इज द कंसेप्ट। ये कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ए से क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन, किस में डाल दिया? अच्छा तो बताओ, ए पर पॉजिटिव चार्ज होगा कि निगेटिव चार्ज? कितने लोगों को समझ में आ रही बात? क्या बात है, बढ़िया यार, लॉजिक तो क्लियर है भाई, ठीक है ना? तो अगर इसमें से तुम इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें रखोगे तो ध्यान से देखना, इसका नेचर क्या हो जाएगा, इसका नेचर क्या हो जाएगा, इसका नेचर हो जाएगा क्या, नेगेटिव। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब इसका नेचर क्या हो जाएगा? कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? क्या बात है, इसका नेचर हो जाएगा पॉजिटिव और इसका नेचर क्या हो जाएगा? क्या बात, बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब देखो, अच्छा मास के बारे में क्या ख्याल है? मास के बारे में, क्या ये मास बढ़ जाएगा कि घटेगा? या ये मास बढ़ेगा कि घटेगा? यानी तुमने से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के रखा ना, ये भाई तो मास कम ना हो जाए। तो मान लो मास कम हो गई m माइनस डेल्टा एम, तो डेल्टा एम में चल जाई। कितना लोग को बुझा गई बात, ठीक ना? और जब हमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एक नेचर का हो गई और ये क्या हो गया? तो जब किसी बॉडी का नेचर पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? क्या मतलब ये है कि प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो गई किससे? कितने लोगों को समझ में आ गई बात? इसमें क्या लॉजिक है? इसमें प्रोटॉनों की संख्या कम हो गई और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? कितने लोगों को समझ में आ गई बात है? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक है, ये पॉइंट पहले नोट करो, नोट डाउन। तो नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके, अभी हम सिर्फ चार्ज के बारे में बता रहे हैं बच्चों। मुझे एक बात बताओ, सब लोग बताएंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है इसकी वैल्यू कितना होता है, बता सकता है? -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या? अच्छा, प्रोटॉन पे कितना होला? दिक्कत नहीं है ना? ये सब याद कर लियो लो, ठीक ना भाई? अच्छा ठीक बा। न्यूट्रॉन तो पता ही है कि कोई चार्ज उस पर नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है ना? अगर हम तुमसे पूछे कि मास के बारे में इसके चर्चा करो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ क्या, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बता सकता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या, 31 kg। प्रोटॉन पे कितना होता है? 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg।
अरे दिक्कत नहीं है ना। और न्यूट्रॉन कितना होला 1.65 इंटू 10⁻⁻27 का। ठीक है, तो सबसे बड़ा मास किसका? हमें बड़ा कौन बा? वो बड़ा फोड़ देंगे तुम लोग। देख, सबसे ज्यादा मास है न्यूट्रॉन का। वैसे जनरली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ले लेते हैं कैलकुलेशन के टाइम पे, बराबर ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है, उससे कम किसका होता है? और सबसे कम क्या होता है? ठीक है, जल्दी नोट कर, जल्दी नोट कर, नोट करिए। ठीक है, अच्छा ठीक भाई, थोड़ा एक और चीज बता देते हैं यूनिट के बारे में। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है भाई? चार्ज की यूनिट क्या होती है? यूनिट कूलम। कूलम एसआई यूनिट है, क्या है? अच्छा, सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट, अरे इस आई पहले वाला लो, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो रहा? अरे बोल, 23 सेंटीमीटर सीजीएस है, मीटर एमकेएस है, एसआई है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, एमकेएस सिस्टम है। उसी तरह एसआई या एमकेएस, ये देखिए इसका होता है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये कौन सी यूनिट होती है? सीजीएस। ठीक है, दोनों में क्या अंतर होता है? 1 कूलम में 3 इंटू 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। 1 कूलम में कितना होता है? 3 इंटू 10⁹ ESU। ठीक है ना, या स्टैटिक कूलम बोलते हैं, या फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन। इसको क्या क्या नाम बोलते हैं? स्टैटिक यूनिट, या एक और नाम है फ्रैंकलिन। ये ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बस ये नोट कर लो। अच्छा, इसका मात्रक तो हो गया भाई। बीमा क्या होता है? डायमेंशन फॉर्मूला कोई बताएगा? Q बराबर, अब बताओ ये कैसे जन्म? जब आपके तो हाई पता हो, Q बराबर I इंटू। अब ध्यान से देखो, ठीक ना। करंट का बीमा का वाला E, और समय का, ठीक ना। या आप चाहो तो इसको बिगर यूनिट ऑफ चार्ज भी कर सकते हो। यहां से बिगर यूनिट ऑफ चार्ज को क्या लिख सकते हो? बिगर यूनिट। इसका बड़ा यूनिट क्या होगा? बड़ा यूनिट क्या लिख सकता है? बड़ा मात्रक। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। बड़ा मात्रक, ध्यान से देखना, बड़ा मात्रक लिख सकते हो एम्पियर इंटू आवर। एम्पियर इंटू क्या? आवर। ये मात्रक हो गया, ठीक ना, बड़ा मात्रक। ठीक है ना, एम्पियर इंटू आवर। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जानने की जरूरत है। क्लियर? जल्दी नोट करो। एक और चीज ये मिटा दूं मैं, आई छोटा छोटा चीज सब आना चाहिए आपको बच्चों। ये बाद में भूलिया लो मत, जान लो। हो गया? अच्छा, एक चीज और देख लो। अगर मान लो प्लस, आप प्लस में क्या हुई? अट्रैक्शन की रिपल्सन, मतलब क्या बोलते हैं? प्रतिकर्षण या आकर्षण। दिक्कत नहीं है ना? अच्छा ठीक है भाई, समझदार बड़ा लो। सब छोटा छोटा चीजें नोट कर लो, बाद में हमके मत कर लो। बाद में आई प्लस हो, आई माइनस हो, एमे का हो? प्रतिकर्षण का मतलब दूर वाला, बुझा के ना।
देखा, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिपल्सन बोलते हैं। और प्लस माइनस हो तो क्या बोलेंगे? अट्रैक्शन। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? ऐसे लिख लो, अट्रैक्शन। ठीक, ये सब छोटी छोटी चीजें आपको आना चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न बताइए हमको, आप लोग समझ तो गए? चार्ज बॉडी अगर कोई है, क्या है? कोई चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी है, दिख रहा है? इसका क्या मतलब है? कि इसमें मास होगा। क्या होगा? मास। समझ में आ रहा है? द्रव्यमान हुई, क्या हुई? द्रव्यमान। ठीक है ना? यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी कोई बॉडी अगर आवेशित है, यानी चार्ज है, समझ आ रहा है? आवेशित का मतलब चार्ज, ठीक ना? इसका मतलब उसके पास मास जरूर होगा। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन कोई बॉडी है, उस पे चार्ज नहीं है, इसका मतलब सिर्फ मास है, तो क्या जरूरी है कि उस पे चार्ज होगा? मेरी बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अरे चार्ज के पास मास होगा कि नहीं? पहले हिंदी में बताओ। पहले आवेश के पास मास समझ में आ रहा है ना? मास होगा कि नहीं? होगा कि नहीं बता? आवेश जब है किसी बॉडी पे, मेरी बात समझ में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके पास क्या होगा? द्रव्यमान होगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन कोई बॉडी है, उसमें उसका मास है, उसका क्या है? लेकिन जरूरी नहीं कि इस पे चार्ज होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? यानी कोई भी बॉडी, मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई बॉडी अगर चार्ज है, इसका मतलब क्या कर सकते हैं? उस पे क्या है? मास है। तो ये पॉइंट दिमाग में बैठाए रखना। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। एक और चीज, जो चार्ज है, ये ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है? लेकिन अगर हम मास की चर्चा करें तो ये मास हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव समझ में आ रहा है? निगेटिव मास होता है क्या? -2 kg नाम सुना है? -1 kg नाम सुना है? नहीं सुना है ना? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू सुना होगा, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg। लेकिन आवेश यदि चार्ज निगेटिव भी हो सकता है, जैसे अभी इलेक्ट्रॉन वाला बोला, ये निगेटिव। अरे बोला था ना, ये -E + E दिख रहा ना, ये निगेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है? ये सब छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब मैं आगे बढ़ूं, एक और स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लीजिए चार्ज का क्या है। ये सब दिमाग में बैठाए रखिएगा, ठीक ना? एक और डेफिनेशन देख लीजिए लास्ट में। चार्ज क्या है थोड़ा समझिएगा। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या है? चार्ज एक क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मेरी बात समझ में आ रहा है? इस चार्ज बॉडी को किसी फील्ड में रखेंगे, फील्ड समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रहा है? या हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा कण, समझना, कोई ऐसा कण जिसको फील्ड में रखने के बाद, मेरी बात समझो, ये फील्ड है, ये क्या है? फील्ड है। मेरी बात समझना, थोड़ा सा एक अलग डेफिनेशन में दे रहा हूं। किसी फील्ड में रखने के बाद किसको? कोई भी पार्टिकल हमने रखा, जैसे मान लो ए पार्टिकल रखा है जो ना, अब हमको पता नहीं कि चार्ज बा कि अनचार्ज बा, ठीक है ना? तो चार्ज क्या होता है समझो। एक और थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग को क्रिएट कर रहा हूं। मैंने कोई पार्टिकल लिया, इसमें रख दिया,
फील्ड के अंदर। तो हमने देखा इस पार्टिकल पे लगा यार, इस पार्टिकल को क्या कर रहा है, इसको इधर ढकेल रहा है, ढकेल रहा है। फील करना हम जो लाइन बोल रहे हैं, हमने क्या बोला समझ में आया? किसी फील्ड के अंदर किसी भी बॉडी को रखा तो वो बॉडी क्या करने लगी, मूव करने लगी, एक्सेलरेट करने लगी, दौड़ने लगी। समझ में आ रहा है? तो हम कहेंगे कि लगता है कि इसमें क्या है, चार्ज। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रही है बातें? ठीक है। तो ये बॉडी की खुद की इंट्रिंसिक बेसिक प्रॉपर्टी है, जैसे मास है, ठीक है ना? ये चीज दिमाग में बैठाए रखना, बस इतना नोट कर लो। इसके बाद स्टार्ट करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है? नोट डाउन। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ने के पहले एक चीज और देख लो, किसी भी वस्तु को कैसे आवेशित करते हैं, ठीक ना? तो लिखो एक हेडिंग, किसी भी वस्तु को कैसे आवेशित करते हैं। आवेशित समझ में आ रहा है? हाँ, क्या करते हैं आवेशित? यार हिंदी सही लिख ले, बढ़िया काटे बड़ी लगा। हाँ ठीक, तबा कैसे भी किसी भी वस्तु को कैसे आवेशित करते हैं, ठीक ना? मतलब चार्ज कैसे किसी बॉडी पे आता है, तो इसका 3 तरीका है, ठीक ना? देखिए लो, पहला क्या है, ध्यान से सुनना, फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा। समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन के द्वारा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, घर्षण के द्वारा किसी बॉडी पे चार्ज आ जाएगा भाई, ठीक ना? दूसरा क्या है, कंडक्शन, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, चालन। तीसरा इंडक्शन, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ, इस पे एग्जांपल भी दिया है, ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं, प्रेरण, प्रेरण के मेथड के द्वारा, ठीक ना, हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। चार्ज बनता कैसे है, ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रहा है? तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, फ्रिक्शन। सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन। ध्यान से देखना, फ्रिक्शन में कुछ मैंने पॉइंट लिखा है, ध्यान से देखना। घर्षण के द्वारा, ठीक ना? ग्लास रॉड और सिल्क दोनों को रब करोगे, रब जानते हो, रगड़ना, ठीक है ना? रगड़ोगे। अच्छा पहले देखो, ग्लास रॉड लिए, मैं छोटा सा और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो हेयर और कॉम्ब, कंघी, बेटा बाल और का कंघी, एकदम छोटा सा एग्जांपल लेता नहीं, ध्यान से सुनिए लो। तो पहले बाल अगर मान लो निकाल ले लो सर में से, वो तो न्यूट्रल है ना भाई, क्या है, क्या है, न्यूट्रल है। कंघी भी क्या है, न्यूट्रल है। दोनों बॉडी क्या है, न्यूट्रल है, दोनों उदासीन है, ठीक ना? अब दोनों को क्या किया आपने, रगड़ा, हीटअप किया, मतलब एनर्जी प्रोवाइड किया। एनर्जी समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी देंगे, तो क्या होगा, इसमें से मतलब हेयर में से कहा जाएगा, कंघी में, हेमे से हेमे कहा जाएगी, इलेक्ट्रॉन चल जाएगी, क्या हुई? अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पे कौन सा चार्ज होगा, अरे क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो हैकरी मास में बढ़ोतरी हो जाएगी। हैकरी मास में, समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक ना? यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब सेम कहानी इसमें भी देखो, फॉरइबोनाइट रॉड को रगड़ोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव। जैसे ग्लास रॉड और इसको सिल्क को रगड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेगा। गॉट माय पॉइंट? इसका मतलब इसमें क्या चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव, और इसमें क्या हो जाएगा। ये सारी एग्जांपल है। मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसका मास क्या हो जाएगा, मास में कमी हो जाएगी। किसके मास में? इसके मास में कमी हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान से समझना, इसका वर्क फंक्शन पढ़े हो, ये हम वॉल्यूम 2 में आता है, कार्य फलन बोलते हैं। ये बस मैं इसमें बता देता हूं, इसका वर्क फंक्शन घट जाता है, इस प्लस का वर्क फंक्शन क्या होगा, घट जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये दिमाग में बैठाए रखना। इसका मतलब लिख सकते हो कि 5 प्लस वर्क फंक्शन होता है, इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये सारे एग्जांपल दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना, कभी भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बहुत सारा मैंने एग्जांपल लिखा दिया, किसका, फ्रिक्शन पे, ठीक है ना। नोट कर लो, इसको नोट करो। इस जैसे तुमने बाल और कंघी दोनों को रगड़ा तुम ना, तो कंघी पे कौन सा चार्ज आया, हाँ, नेगेटिव। कितना बढ़िया क्वेश्चन तुमने किया, ध्यान से देखना, नेगेटिव चार्ज आ गया ना। अब समझना, अब मान लो कागज का टुकड़ा बा, जो आई देखा, आई कागज का बा टुकड़ा बा, कंघी है जो ले गई लो, देखिए कंघी बा ना, कंघी है देखा, देखा था ये है कंघी बा ना, है ना बोला। ओहो, अब समझिए, लॉजिक को समझना। ये कागज का जो टुकड़ा है, कागज का टुकड़ा, देखा लो भाई, पकड़ लेता है ना, तो क्या लॉजिक इसके पीछे देखना। ये तो तुमने बाल से रगड़ के लेके आया कंघी को, तो इसमें कौन सा चार्ज है, अरे क्या है, ठीक ना। ये न्यूट्रल है, ये क्या है, कागज क्या है, न्यूट्रल है ना भाई, मेरी बात समझ, बहुत जबरदस्त लॉजिक है। तो ये न्यूट्रल बॉडी है, ध्यान से देखना, और ये क्या है, नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, यहां पे एक इंडक्शन का इफेक्ट होता, प्रेरण, अभी जो बताए ना, अभी आया तीसरा वाला, प्रेरण का इफेक्ट पड़ने लगता है। तो क्या करेगा, ये अगर ये माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है, कितने लोगों को समझ में आ रही है बात। फिर यहां माइनस आ जाएगा, देखा इधर, सुनिए ध्यान से देख, ओवरऑल कागज को देखोगे तो क्या है, न्यूट्रल है। देख, जितना धनात्मक उतना ऋणात्मक, 3 2 5 3 2 5 ना भाई, दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान से समझिए, लो अट्रैक्ट कैसे करता है, क्या लॉजिक है, लॉजिक क्या है, हाई माइनस प्लस, ये हम जब कूलम्स ला पढ़ाएंगे ना तब और क्लियर हो जाएगा। इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, हाई माइनस में क्या होगा, रिपल्सन। तो कौन ज्यादा फोर्स लगी, अट्रैक्शन वाला कि रिपल्सन वाला, यानी आकर्षण वाला कि प्रतिकर्षण वाला, हाँ, कैसे कि नजदीक बा, समझा, हाई नजदीक वाला ज्यादा फोर्स लगा रहा है, दूर वाला क्या लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, खींचा चला आएगा, इसीलिए अट्रैक्ट करने लगता है। लॉजिक समझ में आ गया। बहुत सारी एग्जांपल है कि हमने दे दिया, आपको समझना होगा, गॉट माय पॉइंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चालू कर देंगे, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्या है, कंडक्शन, बहुत बढ़िया, कंडक्शन, ठीक है भाई। चलिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से सब लोग देखिए, लो मान लो हाई ए कोई बॉडी है, ठीक ना, उस पे चार्ज है Q, उस पे चार्ज कितना है, Q, ध्यान से देखना, ए कोई बॉडी है, उस पे चार्ज कितना है, Q, और दूसरा कोई बॉडी है B, उस पे चार्ज क्या है, 0 कूलम, ठीक ना, क्या है, अरे बोलो, बहुत अच्छा। कंडक्शन का होला, ध्यान से समझिए, लो सोच के बताइए, लो फील करके। अब हम क्या कहनी है कि क्लियर, अब हमने क्या किया, इसको तार से जोड़ा, किससे जोड़ा, तार से जोड़ दिया। देखिए लो हिंदी में गड़बड़ाई तो बताइए, लो तार कैसे लिखा जाए, कहीं गड़बड़ा जाला कभी कभी, ठीक ना, तार से हमने जोड़ दिया।
तो क्या होगा बताओगे? चार्ज किधर से किधर भागेगा? हाँ, ए से कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? ठीक, तो क्या होगा कुछ समय बाद, ठीक है, इट मीन्स t बराबर 0 पे ये सिचुएशन था, जोड़ने के बाद t बराबर t पर समझो क्या होगा, पहले समझ लो। कुछ समय बाद तुमने ये देखा कि आवेश इधर से इधर जाना चालू किया। अच्छा, तुमने क्या सोच के बोला कि चार्ज इधर से इधर जाएगा? दोनों का मास तो है, लेकिन चार्ज यहां से यहां गया, ये इसका पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, बात नहीं समझ में आ रहा है तो, बट एनी हाउ कुछ समय बाद क्या होगा, इसमें चार्ज सुनना धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, जैसे पानी बहेगा, ठीक ना, बढ़ता चला जाएगा। एक ऐसा समय आएगा कि इस पे आवेश हो जाएगा Q/2, इस पे क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? ठीक है भाई? हाँ ना, चार्ज लिखे, है ना। एक ऐसा समय आएगा यहां से यहां, कितने लोगों को समझ में आ रही है? अरे वैसा ही है जैसे मान ला 2 गो डब्बा बा, ठीक ना, आई डब्बा खाली बा, का बा में मान ला भरल बा ना, हमें पाइप लगा दो तो का हुई? डब्बा तो बराबर बा, मास दोनों के डब्बा बराबर बा ना, हमें पानी रख दिया तो हमें पानी पाइप से लगा देनी भाई, तो क्या हो एक समय बाद? इसमें आधा हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कितने लोगों को समझ में आ गई बात? ठीक है, क्या हम इसको ये भी कह सकते हैं, ध्यान से सुनना, अगर और करके मैं लिख रहा हूं, ये कोई बॉडी है, इस पे चार्ज Q1 है, और ये दूसरा कोई बॉडी, ये A मान लो, इसको B मान लो, इस पे चार्ज कितना है? ध्यान से देखो बच्चों, बात नहीं, हमने क्या किया, सुनो ए भाई, बोलो मत हो। हमने क्या किया, इस पे Q1 चार्ज, इस पे क्या है, और हमने क्या किया, कहा कि Q1 ग्रेटर देन क्या कहा, ठीक है, Q1 ग्रेटर देन क्या लिखा, इस पे आवेश ज्यादा है। कुछ समय बाद हमने क्या कर दिया, कुछ समय बाद क्या, इसको हमने क्या किया, सबसे पहले तार से जोड़ दिया, तार से जोड़ा तो आवेश किधर से किधर जाएगा, क्या ऐसे जाएगा ना। कुछ समय बाद क्या होगा, इस पे जो चार्ज होगा क्या ये होगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, इस पे भी हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई, दिक्कत नहीं ना है? अरे यही तो क्वेश्चन आया भाई, Q2 बराबर 0 था, आ गया कि नहीं? हाफ ऑफ आ जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है? इसी पे बेस एक एग्जांपल करा देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले इतना नोट करो, ध्यान से सुनिए, एक मैं प्रश्न दे रहा हूं, एक एग्जांपल देखो भाई, मान लो ए कोई बॉडी है, इस पे आवेश है, ध्यान से सुनिए लो, इस पे आवेश है QA बराबर 4 माइक्रोकूलम, माइक्रो जानता रहो ना, माइक्रो, कितने लोग पता माइक्रो, हाथ उठाओ, तो बड़ा फोड़ देंगे भाई, किधर 1 मिली कूलम में 10⁻³ कूलम, है ना, 1 माइक्रो कूलम में कितना, 10⁻⁶, 1 नैनो कूलम में कितना हुई, माइनस बोला भी खोपड़ा फोड़ देंगे, नैनो कूलम, ठीक ना, ठीक माना, 1 पिको पड़ा है, आई नोट कर,
छोटा छोटा चीज दिमाग में बैठाए रखना, ठीक है ना भाई। माइक्रो माइक्रो माइक्रो, मिली, नैनो, पिको, ठीक ना, ये सब चीजें याद होना चाहिए बच्चों, ठीक ना। ठीक है, ऑन है ना, ऑन है ना। तो हमने क्या लिया, एक कोई बॉडी, उस पर चार्ज कितना है 4, क्या माइक्रो कूलम। अब बी कोनो बॉडी बा, ऊपर चार्ज बा 10 माइक्रो कूलम, ठीक ना भाई। ठीक है, ध्यान से किया लो। एक और ले लो, सी कौन हेजू बा, ए पर चार्ज बा क्यूसी बराबर 0 माइक्रो कूलम, ठीक है। आप प्रश्न का ध्यान से सुनिए लो। ध्यान से सुनो क्या है, बढ़ू आगे, ध्यान से सुनो। अगर इसको टच करोगे वायर से, ठीक है, इसको जोड़ो, या ए आई या बी, तो चार्ज किधर से किधर जाएगा बता, ए से बी की बी से ए? हाँ, अबे खोपड़ा फोड़ देंगे, ए से बी से, दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। जोड़ने के बाद चार्ज कितना आएगा बता, कितना आंसर आई 7। क्या आंसर मैं लिखूं 10 4 14, 14/2 कितना हुई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, 7 माइक्रो कूलम। कितने लोगों को समझ में आ गई बात, दिक्कत नहीं है ना। मैं आगे बढ़ूं अब हमने क्या किया, बी को लिया और किसके साथ जोड़ दिया, सी के साथ। अब बताओ बी पर चार्ज कितना होगा, बी को हमने जो लिया वो 7 माइक्रो कूलम लिया, बताओ कितना होगा, क्या होगा देखना, मैं लिखने जा रहा हूं। ये आई सी, आई का बी, कौन है और चार्ज भागी, हाँ बहुत सुंदर, वेरी गुड। क्या ये आंसर होगा 7 + 0 / 2 कितना हुई माइक्रो कूलम, और इस पे भी कितना होगा, कोई किसी को डाउट, मैं आगे बढ़ूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, फटाफट नोट कर लो। और लास्ट बचा है इंडक्शन, कल नहीं अभी बस 5 मिनट में खत्म कर देंगे, 2 मिनट का काम है हमारा, ठीक है। मन करो भाई थोड़ा सा, नहीं, ठीक है। तीसरा क्या है, इंडक्शन, जिसको क्या बोलते हैं प्रेरण, ठीक ना भाई। प्रेरण के द्वारा कैसे चार्ज बनेगा, ध्यान से देखिएगा, कि क्या होला, ध्यान से समझ लो पहले, ठीक ना, थोड़ा समझ लो। मान लाई न्यूट्रल बॉडी बा आई कोनो, ध्यान से भाई, ओए आई कोनो न्यूट्रल बॉडी बा, क्या है न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ उदासीन, ठीक है बच्ची। हमने क्या किया, मान लेके जोड़ देता नहीं, लैंप जैसे बना देता नहीं, ठीक ना। हमने क्या किया, एक यहां पर धन आवेशित रॉड लिया, आयकारी लग के ले गई नहीं, टच नहीं किए,
समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन में देख रहा था क्या हो रहा था, टच कराया था नहीं, कंडक्शन में जोड़ दिया था। इंडक्शन में हमने, जैसे इंडक्शन हीटर नहीं होला ना, अच्छा ठीक बता देखो हाई, तो हमने इसको टच नहीं कराया, समझो इसके पास लेके गया तो जितना इस पे चार्ज है, ठीक ना, जैसे मान लो अगर QA चार्ज है तो इस पे इंड्यूस चार्ज कितना हो जाएगा, अगर ये मान लो प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, फिर इधर क्या हो जाएगा, मेरी बात समझ में आ गया? अगर सोचना, समझ लो पहले लॉजिक को, ठीक है, इस पे क्या हो गया प्लस, ये माइनस। अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने, पहले समझ लो, इसको हमने ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड जानता है, अर्थिंग, क्या कर दिया, ये जबरदस्त कंसेप्ट है, ठीक ना। तो क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे 1 2 3 4 5, 5 को बनाओ, हाँ 5 को इलेक्ट्रॉन है धरती में से निकली है कि न्यूट्रलाइज कर दी, क्या करी, समझ में आया? और न्यूट्रलाइज करने के बाद हमने इसको मान लो कट कर दिया, क्या कर दिया, ठीक है भाई, कट करने के बाद फिर दूसरे जगह रखोगे अगर, तो ये जो निगेटिव चार्ज है दिख रहा है, ये क्या होगा, पूरा स्प्रेड हो जाएगा। तो हम ये बॉडी कहेंगे इंडक्शन की वजह से ये चार्ज है। समझ में आ रहा है? इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अगर समझो, ध्यान से समझना, एक मैं एग्जांपल और ले रहा हूं, समझ लो, पहले सिर्फ देखना है, सब लोग आप लोग बताएंगे अगर ये निगेटिव होता, सब लोग बताएंगे अगर ये निगेटिव होता तो ये क्या होता, ये, फिर ऐसे ही प्रोसेस अर्थिंग करेंगे तो ओवरऑल फिर ये क्या आ जाएगा, समझ में आ गया? अच्छा, एक और चीज, एक मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी अगर है, ये हम बाद में डिटेल में बताएंगे, ये अगर मैंने चार्ज इस पे दिया, मान लो इस पे चार्ज है QA, क्या चार्ज है, QA, तो इस पे जो इंडक्शन पड़ेगा चार्ज QB, अगर इस पे मान लो QB मिला, इंड्यूस जो चार्ज क्या है QB, तो इसके साथ क्या रिलेशन होता है, QB बराबर QA ब्रैकेट में 1 - 1/K, और QB इंड्यूस चार्ज है, इसका डेरिवेशन हम बताएंगे बाद में, ठीक ना, ठीक है। तो इंड्यूस चार्ज, ठीक है, इंडक्शन जो प्रेरणा जो टेक्निक है, ठीक है, वो हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं कि इस पे इंड्यूस चार्ज कितना आया, और के हमारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, पता? अरे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, परा वैद्युतांक पढ़ ले बड़ा लो, उहे हाँ, ठीक है, क्लियर। आज हमने चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया, प्रॉपर्टीज और फोर्स चालू कर देंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है, ओके। ध्यान से देखना, मैंने अभी स्टार्ट किया था पिछली बार पहला चैप्टर, ठीक है ना, तो चार्ज के बारे में कुछ बता दिया था, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा देख लो प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है ना। तो हमने लिखा है 4 प्रॉपर्टीज, जैसे कि ये 4 प्रॉपर्टीज बहुत महत्वपूर्ण है। पहला हमने लिखा है कि चार्ज इज एडिटिव क्वांटिटी, चार्ज को क्या कर सकते हैं हम, जोड़ सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। और दूसरा हमारा क्या है, चार्ज इज क्वांटाइजेशन, मतलब चार्ज एक क्वांटा के फॉर्म में होता है, मतलब इट मीन, समझ में आ रहा है, इसका मतलब इसको हम चार्ज को हम ऐसे लिख सकते हैं ±NE के फॉर्म में, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे n इंटीजर है, ठीक है, अभी एग्जांपल से समझाएंगे भी।
इसका मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। एक एक चीज अभी मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। और तीसरा हमारा चार्ज इज कंजर्व, चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ट्रांसफर में हमने 3 टेक्निक बताया था, याद है? कौन कौन सा? कंडक्शन, फ्रिक्शन और क्या, इंडक्शन, याद है ना? तो कनेक्ट हो गई चीजें। और चार्ज इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट का मतलब क्या, चार्ज बदलता नहीं है स्पीड के साथ। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा एग्जांपल से। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट, पहले की बात करें, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चार्ज इज एडिटिव क्वांटिटी का क्या मतलब है, मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमारे पास ये देखो, ए कोई बॉडी है, कोई वस्तु है, ध्यान से देखना, उस पे है 4 माइक्रोकुलम, बी पे है 6 माइक्रोकुलम, देखना फील करना भाई, और सी पे है 10 माइक्रोकुलम। समझ में आ रहा है? चार्ज इज एडिटिव क्वांटिटी का मतलब समझ लो पहले, बात नहीं भैया, लास्ट में देखे। एडिटिव क्वांटिटी का क्या मतलब है कि चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। चार्ज एक क्या है, अदिश राशि है, बात समझ में आ रहा है? स्केलर क्वांटिटी क्या है? तो जोड़ने का क्या मीनिंग हुआ, जोड़ने का मतलब इसको सीधे सीधे कहता यही है कि भाई चार्ज को क्या करो, सबको जोड़ दो। जोड़ने का मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि QA प्लस QB प्लस क्या, QC, ऐसा हम कर सकते हैं। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। गॉट माय पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? ऐसा हम कर सकते हैं। तो इसको जोड़ो भाई, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देख सकते हैं, कितना आ जाएगा, 4 + 6 और ये 10, कितना आ जाएगा, 20 माइक्रोकुलम। ये पहली प्रॉपर्टी में कहता है, बात समझ में आ रहा है? हो सकता है कुछ एग्जांपल ऐसे भी आ जाए, ध्यान से देखिए। अगर मान लो ए कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उस पे है 10 माइक्रोकुलम, ध्यान से देखना। मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, बी मैं ले रहा हूं -20 माइक्रोकुलम, और सी मैंने ले लिया +30 माइक्रोकुलम। बात समझ में आया? हमने कहा कि ए पर इतना चार्ज है, बी पर इतना चार्ज है, सी पर इतना चार्ज है, तीनों को जोड़ो तो कितना होगा चार्ज, 0। दैट मीन्स हम ये बात लिख सकते हैं QA प्लस QB प्लस QC बराबर 0 माइक्रोकुलम। गॉट माय पॉइंट? कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो ये मैंने एग्जांपल दिया एडिशन का, ठीक है ना? इसको नोट करो, फिर मैं बताता हूं क्वांटाइजेशन क्या है। नोट डाउन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ध्यान से देखना, मैं अगला एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना? आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है ना कंसेप्ट। नेक्स्ट देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकंड की अगर हम चर्चा करें, ध्यान से देखिएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो इधर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? कहता है, सुनना ध्यान से, कि किसी वस्तु पर जो आवेश है, चार्ज है, ठीक है, कहता है कि इसके फॉर्म में होना चाहिए, दैट इज Q इज इक्वल टू ±NE के फॉर्म में, वेयर N इज इंटीजर। ठीक है ना? 1 2 3 4 जो भी हो सकेला, N टाइम्स। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब हम चार्ज को इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, ±1 इंटू E, ±2 इंटू E, प्लस का 3E, ±4E, ±NE। समझ में आ रहा है? कहता है कि चार्ज को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक? कोई दिक्कत तो नहीं है? नंबर के फॉर्म में आएगा। बात समझ में आया? यहाँ N क्या है, नंबर भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो भी आएगा, जैसा भी आएगा, ठीक है ना? एक इसमें कुछ और भी चर्चा करते हैं। एक आता है, जैसे मैं लिखा कि 1/3E, 2/3E, तो कहता ये चार्ज ना हो,
-1/3e। बात समझ में आ रहा है? ये चार्ज नहीं है, ये देखना सिलेबस में भी नहीं है शायद, ठीक है ना। अगर हम इस आवेश को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें, किसके फॉर्म में? तो फ्रैक्शन समझ में आ रहा है, डिवीजन p/q के फॉर्म में लिखें, p/q के फॉर्म में लिखें तो वो चार्ज नहीं होगा। बात समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? लेकिन इसमें एक आता है क्वार्क, ठीक है, थोड़ा सिलेबस से हट के है क्वार्क। बात समझ में आ रहा है? उसमें क्वार्क बेसिकली छह टाइप्स होते हैं, UDSCTB, ठीक है ना। अप बोलते हैं, डाउन, स्ट्रेंथ, चार्म, टॉप, बॉटम, जो हमारे सिलेबस के बाहर है। ये है क्वार्क। बात समझ में आया? जिसमें जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जो दोनों एलिमेंट्री पार्टिकल है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन क्वार्क से मिलकर नहीं बना होता है, ठीक है। ये ऊपर की बातें हैं, फिलहाल हमें इतना ही जानना है। कोई डाउट तो नहीं है क्वार्क के बारे में, ठीक है। इसमें मैं एग्जांपल और दे रहा हूं, पहले इतना आप नोट कर लीजिए, नोट करिए। क्या है, सुनना ध्यान से इसमें, ठीक है ना। कौन सा आवेश पॉसिबल नहीं है, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है? इस प्रश्न का जवाब बताओ, इसमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है? ओह, मैंने मिटा दिया क्या? इसमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है? इसमें कौन सा आवेश पॉसिबल नहीं है? इस प्रश्न का जवाब बताओ, ये तुम्हें बहुत शानदार फील देगा। इसमें से कौन सा आवेश पॉसिबल नहीं है? क्या मैंने लिखा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये पॉसिबल है? अरे एक का ना हुआ, प्लस माइनस ई लिखला लो ना, एक का वैल्यू होला 1.6 × 10⁻⁻ का, ये तो पता है, बता चुके हैं ना। तो प्रश्न मैंने ऑप्शन दिया कि इसमें से जो हमने लिखा हुआ है, इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये प्रश्न दिया, इसका आंसर बताओ हमें। क्या बेटा? फर्स्ट हाँ बताओ भाई, अब पता नहीं करते हैं क्या लॉजिक लगाया? हाँ जी, देखो मैं करता हूं एक एक करके, ध्यान से देखना कैसे पता करेंगे। इसके फील को थोड़ा सा, जो हम फील देना चाह रहे हैं तुमको, वो थोड़ा महसूस करो, ठीक है ना भाई। हमने कहा कि इसमें कौन सा पॉसिबल नहीं है भाई, दिखने में तो सब ऐसे ही जैसे लग रहा है। 1.6 × 10⁻⁸ कूलम, 1.6 - 20 कूलम, 1.6 × 10⁻12 कूलम, ठीक है। इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है? बात समझ में आ रहा है? पॉसिबल नहीं होने का क्या मतलब? मतलब इसके फॉर्म में हम, ये जो लिखा हुआ है इसके फॉर्म में, यानी n की वैल्यू हमारा क्या हो, फ्रैक्शन में ना हो। n मतलब हुआ भाई, अभी देखते हैं क्या होगा, थोड़ा समझो पहले, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब कुल मिला के q बराबर क्या होके चाहिए, प्लस माइनस किसके फॉर्म में, ne के फॉर्म में, थोड़ा समझो। इसमें से कौन सा आवेश पॉसिबल नहीं है? अगर ध्यान से देखो तो ये चार्ज दिया हुआ है। पहले ऑप्शन को अगर हम देखते हैं, मैं लिख रहा हूं q बराबर ne से, ओके, ध्यान से देखना। तो इस चार्ज की वैल्यू ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, और E की वैल्यू हमको पता है, और N की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरह होना चाहिए, 1/2 नहीं होना चाहिए, 1.5 नहीं होना चाहिए, वो 3, बात समझ में आ रहा है? इस तरह नहीं होना चाहिए, इसका मीनिंग यही है, ठीक है। तो देखते हैं करके, आइए देखते हैं। क्यों, पहले ऑप्शन को अगर देखें, 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइड बाई ई मतलब समझ में आता, तो n बराबर कितना हो गया, ये तो पॉसिबल है, ठीक है भाई। अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन की,
तो 1.6 इंटू 10⁻⁻18 और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू एन। अरे दिक्कत तो नहीं है ना? अरे Q बराबर एन ही ना है, E की वैल्यू यहां रख दिया और Q की वैल्यू ये सेकेंड ऑप्शन रख दिया, तो इसको कैलकुलेट करो तो N की वैल्यू कितना आएगा? 10। ये पॉसिबल है कि नहीं है? है नहीं भाई? अब आते हैं थर्ड, 1.6 इंटू 10⁻⁻20 इंटू एन ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एन इक्वल टू कितना होगा बताओ? कितना होगा? ये कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/10। एम आई राइट? कैलकुलेशन समझ में आ गया? अरे गड़बड़ तो नहीं है? इधर देख, 1.6 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? अरे एन की वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.1। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना? अच्छा ठीक है, वे खोपड़ा फोड़ देंगे। है का वैल्यू कितना हुई? ये नहीं आया, ये समझ में आ गया? क्यू बराबर नहीं पता है, क्यू का मान है तेले बा। ठीक है, ध्यान से समझो। पहले फिजिक्स में अपने ब्रेन को पहले समझो कि किस हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक ना, और हमें चाहिए क्या, ये इंपॉर्टेंट है। उसको याद मत रखो। अभी हमने बेसिक चीजें मैंने बताया कि Q बराबर प्लस माइनस एन के फॉर्म में होना चाहिए, ये बात बोला हमने। और हमने 4 ऑप्शन दिया, कहा कि इसमें बताओ कौन सा आवेश पॉसिबल है और कौन सा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमने ऑप्शन दिया ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जबकि Q की वैल्यू हमने दिया, Q की वैल्यू दिया कितना? ये कूलम है ना, तो Q की वैल्यू दिया है। और E की वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो N की वैल्यू कितना आएगा? तो ये पॉसिबल है। हाँ, समझ में आ रहा है? क्लियर? अरे N इंटीजर होके चाहिए ना, 1, 2, 3 वगैरह वगैरह, ठीक ना। 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, लेकिन ये 0.1 नहीं हो सकता, 0.5 नहीं हो सकता, 0.6 ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया ना। ठीक है, ये गलत है। अब सेकेंड ऑप्शन को मैंने चेक किया, ये दिखा, तो देखा तो N की वैल्यू कितना आ गया? सही है भाई। अब इसको चेक किया मैंने, तो N की वैल्यू कितना आ गया? 0. जो ये नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? इसका मतलब ये ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये ऑप्शन क्या है? सही है। समझ में आ रहा है? ये ऑप्शन क्या है? सही है, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है कौन सा पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? अब इसी तरह चौथा ऑप्शन चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। मैंने एकदम छोटा सा क्वेश्चन दिया। बात समझ में आ रहा है? बहुत टफ क्वेश्चन मैंने दिया, इसको समझना होगा आपको अपने ढंग से। ठीक है भाई? ओके, अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। क्या है भाई प्रॉपर्टी नंबर थर्ड? हाँ, चार्ज इज कंजर्व। मिटा दू भाई? सिर्फ कंसेप्ट नोट कर लो, हो जाएगा। ठीक है ना? चार्ज इज कंजर्व, जल्दी नोट करो। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ठीक है भाई? चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? चार्ज इज कंजर्व का मतलब ये है डेल्टा क्यू बराबर 0, यही चार्ज का कंजर्वेशन है। हाँ, समझ में आ रहा है? ठीक है, डेल्टा क्यू बराबर 0, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये तो आपने पढ़ा होगा, चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो कहानी पे हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है? हम मेन कंसेप्ट पे जा रहे हैं। कंसेप्ट ये कहता है कि ये लिख लिया पूरा, ठीक है ना? कंसेप्ट को सिर्फ देखो, ठीक है ना? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अच्छा,
तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में मैंने बोला कि डेल्टा क्यू बराबर क्या, 0। कंसेप्ट समझना भाई, ठीक है ना। बाकी तुमको थियरी पता है कि क्या है, इसमें ट्रांसफर नहीं हो सकता वगैरह वगैरह, ठीक है भाई। इसका मतलब थोड़ा समझो। इसका मतलब ये है कि डेल्टा क्यू बराबर 0। इसका मतलब ये है कि क्यू बराबर क्या, कांस्टेंट। ये कितने लोग को समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया। या इसी को लिख सकते हो और करके, या अथवा, अथवा बोलते हैं ना। इनिशियल चार्ज बराबर क्या, था इनिशियल चार्ज बराबर का, यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल समझा रहा हूं, आप शायद समझ जाएंगे। ध्यान से देखिए लो, सब जल्दी ध्यान से देखिए लो। आई ए कोनो का बा, बॉल बा। आई बी कोनो बॉल बा, ध्यान से देखिए लो। पहले आई सी कोनो बॉल बा, ठीक है भाई, ठीक है भाई। ओए तो था कन्फ्यूजन दिखे ना, बहुत अच्छा। पहले समझ लो, बाद में समझाना। ए पे हमने क्या बोला, ए कोई बॉल है, बी कोई बॉल है और सी क्या, कोई बॉल है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। पहले देखो इधर, ए पे हमने चार्ज दिया 20 माइक्रोकूलम, पहले देख लो। बी पे चार्ज दिया, बी पे चार्ज कितना दिया, 30 माइक्रोकूलम। और सी पर चार्ज दिया कितना दे दें, चलो ले लो 50 माइक्रोकूलम, ठीक है। देख पहले पता क्या लिख रही है, पहले समझ। फिजिक्स को एकदम जब दिमाग में बैठेगा ना तब वो फील देगा। ये तो पढ़ते रहो, कोई मतलब नहीं है, किताब पढ़ते रहो कोई मतलब नहीं है, खूब यूट्यूब देखो कोई मीनिंग नहीं है भाई। पहले अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर करो, है क्या, ठीक है ना। हम कहा लिया नहीं, यहाँ 3 को बॉल, बॉल, ठीक है ना। गेंदा ले लिया, गेंद ले लिया। आय पर चार्ज कितना बा, 20, 30। आय पर कितना बा, ठीक है भाई। अब का करनी है कि ध्यान से समझिए लो, एक बक्सा लिया नहीं है ना। आई बक्साओं में क्या करनी, मिला दिया नहीं, मिला दिया नहीं। और मिलाने के बाद गुलू गुलू कर दिया, ठीक है ना, हिला दिया, ठीक है भाई। अच्छा, हिलाने के बाद ध्यान से देखना, मतलब मिलाने के बाद, मिलाने के बाद ध्यान से किया लो। ए पर चार्ज आ गया 10 माइक्रोकूलम, बी पर आ गया -5 माइक्रोकूलम। तो सी पर कितना चार्ज होगा, क्वेश्चन मार्क। कितना आवेश होगा, समझ में आया कभी प्रश्न? कितने लोगों को समझ में आ गया, याद रहो पहले प्रश्न का पूछे नहीं पता चल। 3 बॉल है, गेंद है, ए पर चार्ज कितना है, बी पर, सी पर। इसको एक बक्से में रखा और गोलू गोलू किया, मिलाया, समझ में आया भाई। अब मिलाने के बाद निकाला तो ए पर चार्ज कितना दिखा, बी पर कितना दिखा, तो सी पर कितना आवेश होगा। यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आप इसको फील करो, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है ना, वैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही तो है, और क्या है। यही खेल है फिजिक्स का। सुनते हो फिजिक्स बहुत टफ होला है, ऐसा नहीं है। सबसे आसान विषय फिजिक्स है, नहीं भाई, सबसे सरल विषय क्या है, बस तुम्हारा ये काम करना चाहिए, नहीं भाई, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो आंसर कैसे निकालोगे, तुमने यही नहीं देखा QI जितना होगा उतना QF होगा। तो इनिशियल चार्ज कितना है, अगर ध्यान से देखो तो कितना है बता, 20 + 30 प्लस कितना
तो कितना आ गया 50, टोटल कितना आ गया 100। ए पर चार्ज कितना है और बी पर सी निकाल लेगा, वही ना आंसर है। सी कितना आंसर आया, अरे सी का आंसर कितना आया 95 माइक्रो कूलम। और आई कितना हुई 5 आई 100 हेयर बा हेयर जाते कितना आई। दिमाग भी लगाया करो कि गुरु जी कैसे लगा दे रहे हैं खटाक से गणित भी, हम याद थोड़े किए हैं, याद किए हैं जी, तुम्हारे सामने क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। ये है लॉजिक। और फिजिक्स में जितनी भी बुक हैं, तुम्हें अगर कंसेप्ट क्लियर है तो वर्ड का कोई भी बुक है, कोई भी कोचिंग वाले का, किसी भी राइटर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब, आंसर से मतलब है ना, इसके लिए लॉजिक सीखो, ठीक है भाई, नोट कर लो। इसी तरह और भी एग्जाम्पल है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। भाई ऊपर वाला मिटा दी भाई, अच्छा चल लिख बंद करना भाई। बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है जो बुकों में दिया भी है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। एनिहिलेशन और पेयर प्रोडक्शन, एनिहिलेशन और क्या पेयर प्रोडक्शन, मतलब 2 गामा बराबर, ये देखो, बस मुझे इतना बताओ, या ये देखो, एक गामा पार्टिकल, गामा बुझा था, अल्फा बीटा गामा, गामा पे आवेश है होता है, गामा पे आवेश होता है क्या, नहीं सुना है, गामा पार्टिकल नाम सुना है, अरे फोटोन नाम सुना है, उस पे चार्ज होता है क्या, तो खोपड़ा फोड़ देंगे, फोटोन पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ना, प्रोटॉन पे चार्ज होता है ना, इसीलिए तुम एकदम खबड़ा देता हमारा खोपड़ा तुमसे। चल देख, ठीक है, तो ये मान लो इंट्रैक्शन, अगर ध्यान से देखो तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लेफ्ट में चार्ज क्या है 0 और राइट में भी चार्ज क्या है, ये देख एक प्लस और एक माइनस, इनिशियल चार्ज बराबर क्या, इसमें भी देख लेफ्ट में चार्ज क्या है 0 और राइट में भी क्या है 0, ठीक है ना। ये एग्जांपल, एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करते हो तो एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो, इसको बोलते हैं बीटा डीके, ठीक है, ये क्या है बीटा डीके, इसको क्या बोलते हैं बीटा डीके, ठीक है ना। अब ये देख, प्रोटॉन को जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करोगे तो एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो, इसको बोलते हैं इनवर्स बीटा डीके, इनवर्स क्या बीटा डीके। अब थोड़ा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, छोटे छोटे एग्जांपल हैं। यहां कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखो क्या है, ये पार्टिकल है, ये दिख रहा है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ध्यान से देखना, इस पे ये दिखा ना, ये कोई आवेश नहीं, कोई आवेश नहीं होता है। अब तुम मुझे देख के बताओ, यहां देखो, इस पे प्रोटॉन पे कितने चार्ज होते हैं प्लस, इस पे क्या है टोटल चार्ज कितना हुआ, अरे कितना चार्ज हुआ 0, और लेफ्ट में चार्ज कितना है 0, समझ में आ रहा है। तो जितना लेफ्ट में चार्ज है उतना ही कितना है राइट में भी, यहां देखो लेफ्ट में कितना चार्ज है +1, राइट में देख न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, और पॉजिट्रॉन तुमको पता ही है प्लस चार्ज है, यानी जितना लेफ्ट में उतना कितना है। तो ये भी एक एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ क्या बोलते हैं चार्ज को, तो ये नोट कर लो फटाफट। उसके बाद लास्ट बचा है चार्ज इज इनवेरिएंट, नोट करो भाई, उसको भी समझा दे गया चार्ज इज इनवेरिएंट, देख लो, रुक जाओ नोट कर लेना इधर, देख लो भी, चार्ज इज इनवेरिएंट इसका क्या मतलब है थोड़ा समझ लो अभी, बाद में लिखना। फोर्थ प्रॉपर्टी, चार्ज इज इनवेरिएंट, क्या है चार्ज इज इनवेरिएंट, समझो पहले चार्ज इज इनवेरिएंट का क्या मतलब है। जैसे मान लो ए कोई बॉडी है या वस्तु है, उस पे
Q बराबर 2 माइक्रोकूलम है, ठीक है ना। और इसका मास मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मास है 1 ग्राम। चार्ज इज इनवेरिएंट का क्या मतलब है, समझो थोड़ा सा। कोई ऑब्जेक्ट है बस, तो उसका मास कितना है, अरे कितना है मास, 1 ग्राम। ये वस्तु है या बॉडी है, पहले समझ लो मीनिंग। इसका मास कितना है और आवेश कितना है, अरे बोलो। ओ हो, अब हमने क्या किया, इसको स्पीड दिया, इसको वेग दिया। वेग समझ में आया, क्या दे दिया, स्पीड। तकरीबन कितने कितने के बराबर, 2.5 इंटू 10⁻⁹ मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आ रहा है, कितना, करीब करीब लाइट के स्पीड के बराबर, करीब करीब किसके बराबर दिया, लाइट के स्पीड के बराबर। इमेजिन करना, दैट इज इमेजिनेशन। और ये तभी होगा जब एलिमेंट्री पार्टिकल होगा। अगर बात करें एलिमेंट्री पार्टिकल की, एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब कह सकते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना। उसकी अगर हम चर्चा करें तो हम ये स्पीड दे सकते हैं, ठीक है ना। तो देखा ये गया, इमेजिन करना, देखा ये गया कि जो ए पर, ए बॉडी पर जो आवेश था, ठीक है, स्पीड देने के बाद, स्पीड देने के बाद, स्पीड देने के बाद, ध्यान से देखना, स्पीड देने के बाद क्या हुआ समझो, इसका आवेश वही रहा। आवेश जब चेक किया गया बॉडी पे तो कितना दिखा, लेकिन इसका मास देखा गया, लेकिन मास, मास का मतलब क्या, द्रव्यमान, ठीक है ना। द्रव्यमान क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया। बात समझ में आया, यही है बस इसका खेला। इसी को बोलते हैं क्या, चार्ज इज इनवेरिएंट। मतलब उसके वेलोसिटी बढ़ने से चार्ज की वैल्यू में चेंज नहीं आया। बात समझ में आ रहा है, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, क्लियर। तो मास किस तरह बढ़ता है, मास किस तरह बढ़ता है, वो उन्होंने, जब आप बुक पढ़ोगे तो उसमें दिखेगा, एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो। मास कैसे बढ़ता है एलिमेंट्री पार्टिकल का, कुछ इस ढंग से बढ़ता है, m बराबर m0 रूट में क्या, 1 माइनस v²/c²। ये जानने की जरूरत भी नहीं है, भाई समझ लो, ठीक ना। ये रिलेटिविस्टिक मास है, यहाँ पे m रिलेटिविस्टिक मास है और m0 क्या है, रेस्ट मास है। बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए इस समय आपका मास हमने देखा कि 50 kg है और लाइट की स्पीड से फेंक दिया आपको, बात समझ में आया। तो देखा करीब, बाप रे बाप, स्पीड ऑफ लाइट दिया तो इसका मास बढ़ गया, ठीक है ना। लेकिन ठीक है ना, ये इसके अकॉर्डिंग बेसिकली इसका मास चेंज होता है, बस ये दिमाग में बैठाना है। और ये तभी पॉसिबल है जब एलिमेंट्री पार्टिकल हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना, 1s2 हो, हाइड्रोजन है, वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है ना। एलिमेंट्री पार्टिकल की बात हो रही है, उसके लिए ये वैलिड है। हाँ समझ में, क्लासिकली पॉसिबल नहीं है। क्लासिकली अगर हमको स्पीड दोगे तो हम जल नहीं जाएंगे भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ समझ में आया। इसी में बहुत सारी चीजें आती है, मास कंट्रैक्शन, ये मास कंट्रैक्शन है, लेंथ कंट्रैक्शन है, टाइम डायलेशन है। टाइम डायलेशन जानता है, टाइम डायलेशन, टाइम डायलेशन जैसे मैं हूं और मेरा मित्र है, एंड क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। ये हमारा टॉपिक है, कूलम्स का नियम। ध्यान से देखिए, लो मजेदार चीज है एकदम, ठीक ना भाई। बहुत प्रयोग के बाद क्या हुआ, सुनना ध्यान से, ठीक है। काफी प्रयोग के बाद कहा कि भाई दो आवेश हैं, एक है Q1, एक क्या है, अरे बोलो, Q2। सुनना ध्यान से, दो आवेश किसी पर्टिकुलर दूरी पे रखा गया है, R दूरी पर। क्या दूरी पर, तो कहा कि इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है। ओ भाई बोलो नहीं,
इन दोनों के बीच में क्या लगता है? फोर्स लगता है। और कहा इन्होंने ये कि जो फोर्स लगता है कुछ इस ढंग से है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक है ना। एंड यही फोर्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है ना। और ये जो फोर्स लगता है, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया गया तो मिला आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे का। क्या बात, बहुत सुंदर। ये भाई साहब न्यूटन साहब ने बोल दिया, हमने मान लिया भाई, ठीक है। अब इसमें क्या है, सुनना ध्यान से। ये जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना, फोर्स जो लग रहा है, बल लग रहा है, ये वाला इस पे बल लगा रहा है और ये वाला, तो जो बल लग रहा है दोनों बल की वैल्यू बराबर है कि अलग अलग है? हाँ, अरे हमने क्या बोला, समझ में आया? भाई जो चार्ज बा, हाइपर चार्ज बा ना, ये तो हाई पर धक्का मारत हो ना, इसमें जो बल लग रहा है और ये इसमें बल लग रहा है। जैसे मैं समझाता हूं, थोड़ा एक चीज और समझो, समझ पाले और करके, पहले देख, पहले फील कर। ये है Q1 और ये क्या है Q2। अब ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं। ये वाला इस पे बल इधर लगा रहा है, ठीक है ना, और ये वाला बल इधर लगा रहा है। इसका क्या मतलब है? दोनों का नेचर क्या है? नेचर समझ में आ रहा है? दोनों पे कौन सा चार्ज है? दोनों पे पॉजिटिव है कि दोनों पे निगेटिव है कि एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव है? बताओ। दोनों पे क्या है? पॉजिटिव है। मेरी बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि ये भी Q1 भी पॉजिटिव और Q2 भी क्या है? इसका मतलब Q1 इंटू Q2 का मल्टीपल। मेरी बात समझ में आ रहा है? दोनों का मल्टीपल अगर ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका क्या मतलब है? अट्रैक्शन या रिपल्सन? रिपल्सन का मतलब क्या? प्रतिकर्षण। ये अगर कंडीशन रहे तो हमेशा ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर ये कंडीशन हो जाए तो Q1 इंटू Q2 लेस देन 0, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ये देखना, ये समझ पहले, ये है Q1 और ये क्या है Q2, यानी ये वाला इस पे फोर्स इधर लगा रहा है। ये समझने की जरूरत है क्या है, बहुत तो पता नहीं चलता, बीचों में कोई ना सको, बीच में फोर्स लगा था, क्या बीच में लग रहा है, ठीक है। ये वाला इसको किधर खींच रहा है? इधर। और ये वाला इसको किधर खींच रहा है? अपनी तरफ। इसका मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? या ये भी कह सकते हो कि ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? यानी दोनों का नेचर क्या है? अपोजिट है, ठीक है ना। यानी इन दोनों का मल्टीपल किस ढंग से है? नेगेटिव है, इस तरह। तो हमेशा ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अब सवाल ये रहा, ध्यान से देखना, एक चीज मैं बता रहा हूं। अभी मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, वेक्टर, सुनना ध्यान से। ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है, इस पे दिख रहा है, ये वाला इस पे फोर्स किधर लगा रहा है? बताओ। ये राइट डायरेक्शन लगा रहा है ना। इसको लिखेंगे ये F21, बुझाता? F21 का मतलब, अरे हिंदी में बताओ क्या कहता है? कौन कौन पे बॉल लगा हुआ था? Q1 किस पे लगा रहा है? Q2 पर, यही ना है भाई। I1 वाला कौन पर 2 पर धक्का मार रहा है, किधर? आगे दिख रहा है भाई। इसका मतलब ये सीधा सीधा दिख रहा है ना भाई। हाँ, अब देखिए, हाई हेपर कॉर्नर बल लगा इधर, इसको बोलेंगे 1 2, मतलब फोर्स लगा किस पे? पहले पे लगाया कौन? दूसरा वाला। तो जा गई ना। जैसे हमारे को हम सकल है जुबा, हम वो कहे ना धक्का मारता नहीं, वो हमके कॉर्नर मारी, ठीक। अब लॉजिक समझ, अभी बाद में लिखना तुम सब, ठीक है। तुमने एक चीज महसूस किया, इन दोनों को मिला दो या इन दोनों को मिला दो, दोनों जो फोर्स लग रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये देख F21, और इसको क्या लिख सकते हो? F1। कंफ्यूजन नहीं है ना?
अब ध्यान से देखो, दोनों फोर्स डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है। डिफरेंट समझ में आ रहा है? अलग अलग बॉडी पे लग रहा है। जैसे मान लो इसको फील करना, हाई लाल हो, का हो लाल, हाई का हो पीला, का हो तो बता। तो लाल वाला पीला पे बल लगा होता है, पीला वाला के पर लगा होता है। दोनों अलग अलग ना भाई, सेम नहीं है, दिख रहा है ना। लेकिन ध्यान समझ, इसको मैं कैसे लिख रहा हूं मैथमेटिक्स की भाषा में, इसको फील करना मैथमेटिक्स की भाषा में कैसे मैं लिख रहा हूं ये समझ पहले। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, F21 बराबर माइनस F12। के समझ में आ गई है जो बात लिखनी समझ में होता है क्या है। F21 का मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, मतलब हे पर जो हाई बल लगा हुआ था पीला पर, यह लगा हुआ था पीला लाल हेयर लगा हुआ था, लगा हुआ था लाल पर। तो जो दोनों बल है वो दोनों क्या है, बराबर हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यही न्यूटन्स का तीसरा नियम है। क्या है, समझ में आ रहा है? यानी ये जो फोर्स काम कर रहा है, ये फोर्स, ये दोनों बराबर है। ये दोनों फोर्स क्या है, इसी को जो हम बोलते हैं F। खेल समझ में आया? ठीक है। यानी यहां पे आपने देखा कि ये न्यूटन्स के कौन सा नियम को फॉलो कर रहा है, न्यूटन्स के तीसरे नियम को। न्यूटन्स के तीसरे नियम को फॉलो कर रहा है, एक्शन रिएक्शन। देख रहा है ना। एक चीज और देखो, बड़ी कमाल की चीज है ये। देखो अगर ध्यान से देखो तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन सिस्टम। सिस्टम समझ में आता है, था सिस्टम मतलब दोनों मिला के नेट फोर्स कितना हुई, देख इधर, F21 प्लस F12 बराबर 0। यानी नेट फोर्स कितना लगा, कितना लोग के बुझाई था ये। आज जब नेट फोर्स 0 हुई, बड़ी कमाल का कंसेप्ट मैं दे रहा हूं, जेई वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे। जब नेट फोर्स 0 है तो समझ लो ये बड़ी कमाल की चीज है। जब नेट फोर्स 0 है इसका क्या मतलब है, अगर याद होगा तो देखो इधर, dp बाई dt याद है बराबर 0, मतलब dp बराबर का 0। बहुत लोग के बुझात ना हुई, p बराबर कांस्टेंट बुझाता ही। जेई का क्वेश्चन कभी को निपटाई है जिसे, तो फटाफट नोट कर लो, नोट कर पहले। अब आते हैं पॉइंट पे, ध्यान से देखना। अच्छा एक चीज बताओ, तुमने ये जो फोर्स देखा था, ये जो फोर्स मेजर किया था आपने, ये जो फोर्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये आपको दिख रहा है, ये देखो एप्सिलॉन नॉट क्या बता रहा है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस समझ में आता है, जैसे हवा, हवा चाहे वैक्यूम, एक्चुअल में वैक्यूम, ठीक ना, वैक्यूम और एयर। आपके बुक में एयर और वैक्यूम को जनरली अब एक ही मानता है, ठीक है, तो 1 मानेंगे, ठीक ना। एयर की जब भी चर्चा करे या वैक्यूम की चर्चा करे, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ध्यान से देखना। तो क्या होगा, हम हमेशा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको 1 मानते हैं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना पहले। अभी जो एक्सपेरिमेंट ये किया, ये वैक्यूम में था या एयर में था, ठीक ना। इसका वैल्यू कितना था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मान लो यही एक्सपेरिमेंट कोनो पानी में कर दिला, पानी बुझा था, हाँ पानी समझ में आता कि नहीं, हाँ ये सही। मान लो Q1 आई क्या हो गए, अब पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो होला 80, है ना, मतलब कोई मीडियम आ गया, मीडियम समझ में आता ना। तो मीडियम जब आ जाएगा तो फार्मूला क्या बदल जाएगा, ध्यान से समझिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा, एकदम फंडामेंटल चीजें समझिएगा। क्या है,
यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, लोगो था, है ना, Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या आप इसी को ये लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लाइट आ गया, एप्सिलॉन आर, ठीक है ना, Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या, आर स्क्वायर। ये हो गया एफ मीडियम, एफ एम का मतलब मीडियम में फोर्स, ठीक, ये बारीकी पकड़ना ये। अब तुम यहां पे क्या नोटिस कर रहे हो, यहां पे ये देखो इधर पहले, देख इधर, हे के हेकर ही बराबर लिख दिया नहीं, है ना। आप ध्यान से किया लोगे, क्या लिख से गिला, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाई क्या, तो यह था ए के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसकी वैल्यू जो होती है 1 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, सब लोग सोच के बताएंगे, ये देख ये देख ये देख देख, मैं लिखने जा रहा हूं इस फॉर्मूले को और इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं, क्या मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, लोग था इका हो एफ, अरे समझ में आया, देख इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या है, एफ। तो क्या इस फॉर्मूले से आप ये लिख सकते हो क्या, एफ एम बराबर एफ अपॉन क्या, यहां से क्या सोच रहे हो तुम, सोच ये रहे हो कि जो एप्सिलॉन आर मतलब मीडियम में रखने के बाद, मीडियम में रखने के बाद फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्या हो जाएगी, बात समझ में आ रहा है, यानी एप्सिलॉन आर की वैल्यू जैसे जैसे 1 की तरफ टेंड करोगे वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, अबे खोपड़ा बढ़ती जाएगी, क्या बोला, समझ में आया, देखो क्या बोल रहा हूं, इसकी वैल्यू कम होगी तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, इसकी वैल्यू अगर क्या होगा, ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट किसी को, ओके। अब भूलना नहीं है कि छोटी छोटी चीजें हैं। एक और चीज देखो, नोट कर लिया है, ये नोट कर लो, इसको नोट करो, नोट करो, तो ठीक है ना, छोटी छोटी चीजें देख लो पहले, क्या क्या पूछता है बोर्ड में, ये देखो, ये इसकी वैल्यू होती है, पता है इसकी वैल्यू होती है, ध्यान से देख, जो हमने लिखा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू क्या, 10⁻⁹। यूनिट क्या होगा पता है तुम लोगों को, ये देख इसका यूनिट क्या होगा, देख कैसे निकालते हैं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम स्क्वायर, पता चला, अरे Q1 Q2 का यूनिट क्या होगा, कूलम ही होगा ना, आई दूरी हो तो मीटर स्क्वायर होगा, आई फोर्स का यूनिट क्या होला, न्यूटन होला ना, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं, यानी डायरेक्ट लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, ठीक है। ये देखिए F मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम स्क्वायर, ठीक है, C माइनस को ऊपर लेके चला गया। अगर तुमसे पूछे, ध्यान से देखो, डायमेंशन फॉर्मूला, अगर बीमा पूछे, बीमा समझ में आता है, बीमा या डायमेंशन फॉर्मूला बोर्ड में पूछा जाता है कई बार, देखो इधर, तो क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, ये पहले समझ, पहले इधर इसका बीमा निकालना, तो ये इसका बीमा निकालने के लिए सबसे पहले किसका बीमा जानना पड़ेगा, फोर्स का। तो फोर्स का बीमा क्या होता है पता है, mlt-2, अधिक मीटर स्क्वायर क्या होगा, अरे लेंथ का बीमा क्या होता है, आई मीन मीटर का क्या होता है, एल ही होता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, ये सब पढ़ा चुका हूं, यानी न्यूटन का बीमा क्या होगा बता, इधर कैलकुलेशन देख, mlt-2, मीटर स्क्वायर मतलब का, कूलम मतलब का, A-2 और T-2 हो जाता, अरे Q बराबर AT, I-2 बना तो हो गई ना। अब देखा इधर सिंप्लीफाई करा है कि M
L का पकड़ो, L3 और T माइनस का A-2, ये किसका बीमा हो गया? 1/4πε0 का, ठीक है ना। आप ध्यान से, इसकी वैल्यू है। कई बार आपसे ये भी पूछता है कि ε0 का बीमा बताओ। ε0 का क्या बताओ? बीमा मतलब डायमेंशन फार्मूला, और क्या? इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या होती है? या यूनिट भी बता सकते हो, यूनिट या वैल्यू। इसकी वैल्यू कितना होता है बता तुम लोगों को? 8.84 इंटू 10⁻⁻ क्या? 12। अब देख यूनिट कैसे लिखेगा, ध्यान देख, 1/4πε0, ε0 की यूनिट लिखना लोग था। जब इसका मान कितना है, ये है, ε0 इस वैल्यू से इनवर्स है, तो इसका उल्टा कर दो, तो उल्टा कितना होगा? देखो इधर ये यूनिट में क्या होगा, उल्टा, इसका उल्टा करो तो क्या हो जाएगा? इसका देख, न्यूटन -1 क्या हो जाएगा? m-2 c²। बुझाइल कैसे लिखनी हो, समझ आ रहा है? अरे ये बराबर हाई दे ले बात, हाई का हो जाए, नीचे आ जाए ना, हाई नीचे आ जाए, 1/4π इंटू समथिंग बराबर ε0 क्या? इसका इनवर्स ही तो है ना ये। अब देख डायमेंशन क्या लिखोगे? डायमेंशन इसी का इनवर्स कर दो डायरेक्ट, क्या होगा? m-1 L-3 T4। कोई डाउट? ठीक है, कल फोर्स पे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक ना, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बता के खत्म कर देंगे। बात समझ आ रहा है? तो फोर्स भी मेरा कल खत्म हो जाएगा। अब तेजी से हम लोग बढ़ेंगे, ठीक ना। ओके।